एक नया समीकरण बना है, एक नया भूचाल आया है, क्योंकि श्रीकला जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम आने के बाद एक नए समीकरण का बनना जौनपुर संसदीय क्षेत्र में लगभग तय है। आपने तमाम समाचार पत्रों और पोर्टलों पर जातिगत समीकरण तो देखा होगा। मैं जातिगत समीकरण के आधार पर कोई चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। जौनपुर संसदीय क्षेत्र को लेकर अगर कहा जाए तो तीनों प्रत्याशी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो सपा का हो, तीनों पैराशूट हैं। पैराशूट का मतलब सिर्फ जगह से पैराशूट नहीं है, ये विचारधारा से भी पैराशूट है। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कहा जाए, क्षमा कीजिएगा, अगर भाजपा प्रत्याशी को लेकर कहा जाए तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस की राजनीति की है और भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा को पूरी ज़िंदगी कोसा है। उसी आधार पर वो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री बने, लंबे समय तक उन्होंने सत्ता सुख उठाया। कांग्रेस के पतन के बाद 2-2.5 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उन्हें टिकट मिल गया। उनका भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की, तो इनको भी लेकर पार्टी के अंदर बड़ी घमासान मची हुई है। अंदर खाने की खबर यह है कि बाबू सिंह कुशवाहा को बदलने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा लगातार विरोध हो रहा है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। और सच पूछिए तो जो समाजवादी पार्टी का यहाँ जनपद का चिंतन वर्ग है, वो खुद आश्चर्यचकित है बाबू सिंह कुशवाहा के उम्मीदवार बनाए जाने को लेके। बांदा से चलकर यहाँ आए बाबू सिंह कुशवाहा पर ढेर सारे आरोप हैं, ढेर सारे उनके ऊपर मुकदमे हैं, ठीक कृपाशंकर सिंह जैसे। तो स्थान ही नहीं, वो विचारधारा के भी पैराशूट है, क्योंकि अभी साल भर पहले उन्होंने इसी जौनपुर में, जहां वो समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने आए हैं, उन्होंने पार्टी के नेता, यहाँ तक कि पार्टियों की नीतियों तक की शिशालेदर की थी। यहाँ तक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक जैसी हैं। इसी चौकिया में जौनपुर की बात है, मैं आपको याद दिलाऊं, ये बात मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताई थी। जो आरोप है उनकी चर्चा छोड़ दीजिए, मैं आज सिर्फ एक नए एंगल को आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, तीसरा प्रत्याशी बसपा से आया, श्रीकला के नाम में, जो धनंजय सिंह की पत्नी है और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यकर्ता हैं, पुरानी कार्यकर्ता हैं बताई जाती हैं, और उसी आधार पर उनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष का निशान देकर जितवाया था, समर्थन देकर जितवाया था। अब इनकी देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, अब बसपा का झंडा बुलंद करेंगी। इनके टिकट के लिए, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह की अनुपस्थिति में ये धनंजय सिंह का प्रतिनिधित्व करेंगी। धनंजय सिंह जौनपुर से सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लंबे समय से जनपद की राजनीति में हैं। हालांकि चेहरा उनका बाहुबली वाला ही है, और साथ ही साथ वो जनबल, धनबल और बाहुबल तीनों से चुनाव जीतना जानते हैं। स्वयं ही नहीं, उन्होंने अपने लोगों को गंवई राजनीति से लेकर और पंचायत अध्यक्ष तक उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। एमएलसी
के चुनाव में भी उन्होंने इस्तेमाल किया अपने प्रभाव का और वो पद दिलाया। या जनपद से एमएलसी जो हैं वो धनंजय सिंह के साथ हैं। अब देखिए, धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद जो नई परिस्थितियां पैदा हुई, धनंजय जनता पार्टी द्वारा जब सीधा टिकट देने से इनकार कर दिया गया तो उन्होंने एनडीए से जुड़े तमाम दलों में अपनी संभावनाएं खोजी। ये चर्चा लगातार थी कि वो एनडीए से जुड़ी किसी पार्टी का टिकट लेकर जौनपुर से उतरेंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से दूरी बनने के बाद, हालांकि पिछले 2 साल से इस प्रयास में थे धनंजय सिंह, लेकिन दूरी बनने के बाद उन्होंने सपा में भरपूर संभावनाएं खोजी। खूब चर्चाएं चली कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट मिल जाएगा, लेकिन सपा ने जब अपना प्रत्याशी उतार दिया तो उन्होंने तीसरी संभावना बसपा में, जहां से वो पहले सांसद रह चुके थे और विधायक रह चुके थे, उनके पिताजी भी विधायक रह चुके थे, अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी को टिकट दिला दिया। अब देखिए, तीनों ही प्रत्याशी पार्टी की विचारधारा के विपरीत हैं। 2 ही चीज़ें होती हैं वोट देते समय। एक मतदाता के तौर पे सोचिए तो आप पार्टी की नीतियां देखते हैं और प्रत्याशी का चेहरा देखते हैं। तो प्रत्याशियों के चेहरे पे तो चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कृपाशंकर सिंह भी तमाम गंभीर आरोपों और गंभीर मामलों में संबद्ध हैं, और यही हाल अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का है। रही बात श्रीकला रेड्डी की, तो इनका चेहरा जरूर साफ पाक है, लेकिन इनके पीछे जो हैं उनके ऊपर आरोप दर आरोप लगते जा रहे हैं। चुनावी घोषणा और उनके उम्मीदवार बनने की चर्चा के बीच धनंजय सिंह के निजी गनर, निजी अंगरक्षक की हत्या ने फिर मामले को गर्म कर दिया है। तो देखिए, जब भी हम संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो वोटर जो पार्टी की नीतियों या प्रत्याशी के चेहरे के आधार पर चयन करने वाले होंगे, वो बड़ी नाउम्मीदी से मतदान करने जाएंगे। ऐसी इन परिस्थितियों में मतपत्र पर अंकित नोटा की संख्या बढ़ने की बड़ी संभावना हमें दिखती है, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है, हमें करने जाना चाहिए। हम वहाँ करने पहुँचेंगे, हमें अगर मन का प्रत्याशी नहीं मिला तो हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम इनमें से किसी को भी नहीं नोटा पर अपनी बटन दबाएं। तो ये मान लीजिए कि जौनपुर संसदीय क्षेत्र के पार्टियों के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं है। वोट देते समय मतदाताओं के लिए ये परीक्षा का सवाल होगा कि वो चेहरे या पार्टी के पैराशूट, जगह और विचारधारा दोनों के आधार पर आए वो करे। तो प्रतिबद्ध वोटों में एक सेंध लगेगी, चाहे वो छोटी ही लगे, लेकिन प्रतिबद्ध वोटों में सेंध जरूर लगे। तो मेरा यही मानना है कि समीकरण के आधार पे बसपा सपा जब मिलकर लड़ी थी तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव तकरीबन 80-81 हज़ार वोट से जीत कर आए थे। तो ऐसे अगर देखा जाए, कागजी तौर पर देखा जाए, तो अब ये दोनों जब अलग अलग लड़ रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध मतदाता को जातिगत आधार पर जो खींचने की कोशिश है, वो कुछ परिणामों पे असर डाल सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। रही बात मछली शहर की, पीपी सरोज भी अगर देखा जाए तो विचारधारा के आधार पर कभी समाजवादी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर उसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर हार चुके हैं। अगले चुनाव में जब बीपी सरोज को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो तत्कालीन सांसद रामचरित्र निषाद
तुरंत सपा में चले गए। तो ये आवागमन भी दिख रहा है। टी राम जो बीपी सरोज से मात्र 181 वोट से हारे थे, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इस संसदीय क्षेत्र में देखा जाए तो मज़ेदार बात यह है कि तीनों ही प्रत्याशी एक ही बिरादरी से हैं। बीपी सरोज जो निवर्तमान सांसद हैं और प्रिया सरोज उनके सामने खड़ी हैं, जो पूर्व सांसद तूफानी सरोज की पुत्री हैं। तीसरे प्रत्याशी बसपा के हैं। अभी उनकी चर्चाएं ही चल रही हैं, उनके बारे में संभावनाएं जताना बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सपा बसपा अलग अलग लड़ेगी तो पूर्व आए परिणामों के आधार पर हालात वैसे ही होंगे जैसे पिछले चुनाव में हुए हैं। धन्यवाद। और मैं आपसे कहूँगा 45 सीटें ऐसी थीं जो पिछली बार अगर हम समझा ले जाते, हमारा बातचीत का मैनेजमेंट अच्छा होता तो हमारी 45 सीटें और बढ़ गई होती। कितनी सीट आ रही है इस बार ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। एक जगह लड़ाई है, वरना सब गठबंधन सीटें जीत रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल यह है कि अमेठी से अभी तक कोई भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का नहीं दिया गया है, क्या कोई परेशानी सामने आ रही है वहाँ पर? क्या नॉमिनेशन से पहले ही आपको बता दें? जब नॉमिनेशन होगा तो आपको प्रत्याशी पता लग जाएगा। इसके अलावा तौकीर रजा ने आपको लेकर के कहा है कि जो सपा है वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है और ऐसे में जो है सपा को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को वोट देते हैं। जो यादवों के नहीं हुए तो वो मुसलमानों के क्या होंगे? ये जो भाषा आखिरी में बोली आपने, ये बीजेपी की भाषा है। ये जो आखिरी में 2 शब्द बोले हैं तो कई बार नहीं मैं समझ रहा हूँ जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी सामने से लड़ाती है किसी को, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी पीछे से हाथ मिलाती है, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को लिख के देती है कि यही बोलना है जाकर के। सर, जयंत चौधरी ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है उसके नाम पे उगाही सब सरकारें करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो। नहीं, देखिए किसी बारे में नहीं, ये तो सफाई बीजेपी को देना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा चंदा वसूला है और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इसको लगा के, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उन पे ईडी सीबीआई के छापे पड़े, उसके बाद उन्होंने पैसा दे दिया या चंदा दे दिया, चंदा देने के बाद उन पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की छूट छूट गई। जनता के बीच और ज्यादा चौधरी परसों मुरादाबाद आए थे और उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव हमको दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जो हमने गठबंधन तोड़ा, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। नहीं तो बता दो 500 आदमी थे। ये अच्छी बात है, जो हमारे संबंध है वो तो रहेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर नेताजी ने डिग्री कॉलेज अपने सैफी में बनाया था और आज विधानसभा के सामने जो प्रतिमा है चौधरी चरण सिंह जी की, वो भी नेताजी ने लगवाई थी और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया है। इसके लिए सभी को खुशी है। लेकिन बीजेपी ये बताए, भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह, लेकिन एमएसपी की जो मांग है, एमएसपी की मांग के लिए क्यों नहीं बीजेपी आगे आ रही है? जयंत जी कह रहे हैं आप दबाने का काम कर रहे थे इसलिए मजबूरी। नहीं, हम किसी को दबाते नहीं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं। और दबाए होते तो माइनस में सीट होती। सर, उन्होंने तो ये भी कह दिया था 1 रुपए का भाव लगाया था हमारा। नहीं, ऐसा नहीं, तुम समझ नहीं पाए बात को। अगर दबाया होता तो 0 से -1 होती, -2 होती, -3 होती। हमने उन्हें आगे बढ़ाया और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाया। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये जनता और पार्टियों के लिए शुरू हो गई है। सरकारी तौर पर 6वें चरण के इस चुनाव में 29 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा, प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद 15 तक सारी स्थितियां क्लियर होंगी कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। 15 के बाद चुनाव प्रचार शुरू होंगे। असली घमासान तो तभी देखने को मिलेगी। लेकिन जौनपुर संसदीय क्षेत्र से जिन तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों का नाम सामने आया है, उसके बाद कार्यकर्ता और पार्टी के से जुड़े नेता मंथन में लगे हुए हैं कि किस तरीके से किया जाए। चूँकि यहाँ तीनों ही दलों के प्रत्याशी पैराशूट हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि तीनों ही प्रत्याशी किस तरह से पैराशूट हैं।
तो ये एक नई प्रक्रिया शुरू होगी। चूँकि वो पैराशूट प्रत्याशी हैं, जनपद में कुछ लोगों के ही संपर्क में हैं और वही लोग उनका चुनाव प्रचार आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये देखा जाए कि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद कौन किसकी तरफ जाएगा, ये बिना सामने आए, नाम सामने आए कि कौन चुनाव लड़ेगा, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हम इस समय चर्चा ये करेंगे कि ये अचानक चुनाव का घमासान शुरू होते ही एक पेपर बम, एक लेटर बम, क्षमा कीजिएगा, एक लेटर बम फूटा है, जिसे निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम लिखा है। हालांकि हम इस लेटर बम की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बड़ी तेज़ी से ये वायरल हो रहा है, सारे संचार माध्यमों से, जितने भी संचार माध्यम हैं उन पर ये बड़ी तेज़ी से दिख रहा है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं, खासकर उसमें लिखे अखिलेश यादव के ऊपर वादा खिलाफ़ी के आरोपों को लेकर। ये सिर्फ वादा खिलाफ़ी का आरोप ही नहीं लगाया है, उन्होंने उस पत्र में अपनी उन मुलाकातों का भी खुलासा किया है जो उन्होंने अखिलेश यादव से टिकट लेने के लिए समय समय पर की थी। अखिलेश यादव के ये इत्मीनान दिलाए जाने के बाद उनके अनुसार वो पूरी तरह से इस चीज़ के लिए संतुष्ट थे कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। लेकिन लेटर की भाषा और उसका मजमून दोनों कुछ और ही कहानी कहते हैं। चूँकि हम बसपा से सांसद रहे हैं, पिछले चुनाव में उनको समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन का प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो पत्र में उन्होंने इस चीज़ के लिए अखिलेश यादव जी को धन्यवाद भी दिया है। लेकिन साथ ही इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार न बनाने पर उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। पत्र की भाषा देखने के बाद यह कतई नहीं लगता कि ये एक सिर्फ शिकायती पत्र है या वादा खिलाफ़ी का पत्र है। इस पत्र में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वह एक वरिष्ठ अफसर, एक पढ़े लिखे क्वालिफाइड सांसद की कतई नहीं मानी जा सकती। एक ख़ास मकसद, मेरे अनुसार अगर ये पत्र असली है तो ये एक ख़ास मकसद से इसका विस्फोट किया गया है, ताकि समाजवादी पार्टी से जुड़े उनके प्रतिबद्ध मतदाता द्रवित हों, उनके मतदाता की सहानुभूति किसी और प्रत्याशी के पक्ष में चली जाए। तो मुझे तो यही लगता है कि ये मामला पेपर बम का जो है किसी खास मकसद से, अगर ये असली है या नकली है, ये इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कार्यकर्ताओं और ज़मीनी नेताओं का कहना है कि प्रत्याशी अब तक उनके संपर्क में नहीं आया है। आप देखें कि 29 तारीख से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, 15 तक उन्हें अपना नामांकन क्लियर करा लेना है और 25 मई को मतदान होना है। तो समय अब बहुत कम बचा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मामला है, वो ज़मीनी स्तर पर 2 साल पहले से ही प्लान बनाकर रखी हुई है। बूथ स्तर तक उन्होंने अपना संगठन मजबूती से खड़ा कर रखा है। लेकिन उन कार्यकर्ताओं से जो उन बूथ को चला रहे हैं, अभी तक कोई संपर्क प्रत्याशी ने नहीं किया हुआ है। तो
और हम बसपा प्रत्याशी श्रीकला धनंजय सिंह की बात करें तो उनकी तैयारियां तो काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन प्रत्याशी घोषित होने के 48 घंटे करीब बीत गए हैं। अब तक उनके कार्यकर्ता और उनके प्रतिबद्ध मतदाता दोनों ही बड़े सन्नाटे में हैं। अब भी उनको उम्मीद है कि संभव है कि धनंजय सिंह खुद चुनाव लड़ने आ जाएं। यह भी संभव है कि उन्हें राहत मिल जाए कोर्ट से और वो फिर चुनाव प्रक्रिया से जुड़ जाएं। इसी बीच धनंजय सिंह के समर्थक, उनके गनर, अंगरक्षक की हत्या के बाद माहौल के बारे में कुछ कहना इन 48 घंटों में बड़ा भारी होगा, क्योंकि किसी तरह की कोई सूचनाएं उनकी तरफ से हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं। ठीक, देखिए क्या है कि पार्टियों ने अपनी चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। मैंने पहले ही कहा कि चुनाव प्रक्रिया ये पार्टियों द्वारा शुरू की हुई है। असली चुनाव प्रक्रिया तो शुरू होगी जब आचार संहिता इस 6वें चरण के मतदान के इलाके में लगेगी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अभी पार्टी के अंदर टिकट, हर पार्टी के अंदर टिकट को लेकर, टिकट प्रत्याशी को लेकर अब भी उठापटक बची हुई है। देखिए, पेपर बम भी इसी से जुड़ा हुआ है कि दावा है निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव का कि अखिलेश जी ने उनको पुनः उम्मीदवार बनाने के लिए कहा था। उसके अलावा उन्होंने 3 ल शब्द इस्तेमाल किया है, हालांकि नाम नहीं लिया हुआ है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि उनमें से पूर्व विधायक ललई यादव, लाल बहादुर यादव पूर्व अध्यक्ष और MLC लल्लन यादव हो सकते हैं। इन 3 ल का मतलब, और ये तीनों ही पार्टी में खासी पैठ रखते हैं। तो जब पार्टी में खासी पैठ रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस उम्मीदवार के पीछे आने के बाद वो दोबारा प्रयास में जुटे हुए होंगे। तो अगर टिकट बदलवाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं अपने पक्ष में, तो ये मान लीजिए कि उनको बचाने के लिए भी अपने प्रयास करने होंगे। मेरा ये अनुमान है कि 2-3 दिन में सारी स्थितियां क्लियर होंगी। पार्टी जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दे देगी कि आप जाएं, मैदान में उतरें, और जिनको नहीं मिलना उनको रेड सिग्नल नहीं दे देगी कि नहीं भाई आप जाइए, काम करिए, आपको फिर देखा जाएगा, तब तक ये उठापटक चलती रहेगी। तो आप समझ ले, बसपा की बात तो मैं नहीं कह सकता कि उसके अंदर से कोई भी जानकारियां हमें नहीं मिल रही हैं किसी तरह की भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो सूत्र हमें बता रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये दोनों ही निर्णय, इन दोनों लोगों के ही पार्टी की तरफ से सिग्नल जरूर मिल गया है, लेकिन अब भी संशय बना हुआ है। तो ये दोनों ही प्रत्याशी इसीलिए आप सबके संपर्क में अभी नहीं आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आपको कैंडिडेट घोषित किया, तो क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर, कैसी तैयारियां हैं? सॉरी, आई कांट हियर यू। मैम, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? अरे अब से नहीं, बहुत पहले से तैयारी है धनंजय जी की, और मैं उनके पत्नी होके इसी को कंटिन्यू कर दे रहे। आप सबको मालूम है भैया को फर्जी केस में अरेस्ट किए, तो बस। जिस तरह से आज जनसभा की, आपने रैली की, यहाँ पर कितना लोगों का आप लोग को समर्थन? धनंजय जी पिछली 25 ईयर्स से जौनपुर के लोगों के लिए काम करते हैं, और उनका जो मन में जो है, जैसा जात और धर्म उठकर उन्होंने सबके लिए काम किए, इसी तरह के सब लोग उनको बहुत मानते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं।
और हमको पूरा विश्वास है कि हमको बहुत बहुत लोगों से आशीर्वाद मिलेंगे। जौनपुर को लेकर के क्या विजन है? जैसा हम ऑलरेडी सिटिंग जिला परिषद चेयरमैन है इधर, और पिछले 2-3 साल से हम पूरा ग्राउंड लेवल का डेवलपमेंट हम करते आ रहे हैं और बहुत गांव हम विज़िट किए हैं। और मेरा जो है ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट का मेरा सोच है, जैसा शिक्षा और हेल्थ और रोड्स, क्योंकि जब मैं चुनाव का मेरा चुनाव का जब कैंपेन में गए थे, ऐसी रोड्स थे कि ऑलमोस्ट 40 साल से वो गांव में रोड नहीं था, बट हम उस रोड को हम बनाया है। क्योंकि उस गांव जब गए थे, लोग बोले जैसा प्रेग्नेंट महिला थे, वो लोगों को बोल रहे हमको जब डिलीवरी टाइम पे जाने के लिए बहुत मुश्किल होते थे। तो इस तरीके से जो समस्या हो गए विलेज पे, हम इसको पहला पूरी कर देंगे। जैसा कोविड है और बहुत वायरल फीवर्स आजकल आ रहे हैं, सो सैनिटेशन और जो भी ड्रेनेज सिस्टम और पीने का पानी हर घर में जो एटलीस्ट नल और लाइट, ये सब के लिए मेरा पहला प्रयास करेंगे कि इसको हम थोड़ा कर सकते हैं। कितने चैलेंजेस देख रही हैं लोकसभा में? Pardon? What challenges are you seeing in the Lok Sabha Sadar Jaunpur? Challenges regarding election? Yes, regarding election. I don't see actually a challenge because आप सब लोग देख रहे 1 महीने से सोशल मीडिया आप सब लोग फॉलो करते हैं, I'm sure. So उसमें आप देख सकते हैं कि धनंजय सिंह जी के लिए कितना लोग समर्थक है और उन लोगों का कितने सब वर्गों का इतना आशीर्वाद है। और अभी हम 4 लोगों से मिले कि उनके लिए वो लोग जौनपुर से अयोध्या पैदल गए हैं, तो इतना प्यार और इतना उनको मानते हैं। तो हमको हम वेरी श्योर दैट ये इतनी लोगों का पूरा आशीर्वाद हमको भी मिलेंगे। टिकट मिलने के बाद धनंजय सर का कितना, मतलब उनका क्या संदेश है आप जनता के लिए? धनंजय सिंह जैसा उनके ऊपर जो प्यार और जैसा उनको मानते हैं, बस उसी तरीके से हमको भी वो आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोगों को बोले, और सब लोग शांति से ये इलेक्शंस लड़ने के लिए बोले। और सबको बताया है कि इस बार इलेक्शन सिर्फ वोटिंग का नहीं है, बट इस बार इलेक्शंस बहुत जैसा जो रोज़गार का प्रॉब्लम है और इस सब के लिए है, इसीलिए सही व्यक्ति को चूज़ करना। Do you see Dhananjay Singh as an X factor in Lok Sabha constituency Sadar election? I didn't understand. The role of Dhananjay Singh will be, can it be an X factor? Oh, definitely, because he's been ये 25 years से इधर थे, तो obviously इनका काम ज़रूर बात करते हैं। और हम भी हैं प्रेजेंट जिला परिषद चेयरमैन, और हम भी बहुत काम किए हैं इधर। सो लगभग लोगों को भी बहुत लोग गांव में उनको मालूम है कि रोड्स हो गया था उनके लिए जो भी। और अभी एक एग्जाम्पल है, ऑडिटोरियम जो बनाया है, कैसे स्थिति में थे, और वो हमको जब दिया है काम जिला परिषद को, आप उसको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जौनपुर में एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम हम लोग बना दिए हैं। धनंजय सिंह यहाँ सांसद रह चुके हैं, आपके ससुर जी विधायक रह चुके हैं, इसका कितना बेनिफिट मिलेगा आपको? ज़रूर मिलेगा, बिकॉज वो लोग एक्चुअली लोकल बोले तो स्थानिक लोग हैं। और ये हमारा जो ससुर जी है, हम लोग इधर गांव में रहते हैं और लोगों को जो भी समस्या है कोई भी टाइम पे उनके पास आ सकते हैं, और क्या बोलते रीचेबल है। कभी भी फ़ोन में या घर में आए तो भी हम लोग अवेलेबल रहता है, उनको जो भी मदद होना तुरंत हो जाते हैं। आप अपनी लड़ाई किससे मानती है? धनंजय सिंह अगर बाहर रहते तस्वीर कुछ और लड़ाई नहीं, इस लड़ाई सब जौनपुर जनता लड़ रहे हैं, और वो लोग 4 जून को वो लोग आपको वो दे विल गिव यू द रिजल्ट। धनंजय सिंह अगर बाहर प्रभाव पड़ेगा, बताइए। धनंजय सिंह अगर बाहर होते तो क्या तस्वीर कुछ और होती? हाँ ज़रूर होती, और अच्छा होता है।
क्या लग रहा है मैडम दलित को रोड क्योंकि एक्चुअली क्योंकि बहुत लोग थोड़ा दुखी भी है, क्योंकि वो अंदर है, बाहर है तो सब लोग और खुशी से भी ये चुनाव और खुशी से जीत सकते हैं। जनता का जन समर्थन कैसा मिला आपको? बहुत बहुत मिल रहा है। आज मेरा पूरा मन भर गया है, इतने लोगों का आशीर्वाद और इतने लोग आके हमको वेलकम किए हैं। हम बहुत बहुत मैडम दलित को रोड ठीक है आपका अभी अभी अच्छा 88%। तो और आना चाहिए था कि बस 88 से खुश हैं? नहीं, और आना चाहिए था। तो उसके हिसाब से आपको नहीं मिला मार्क्स, मतलब कहाँ कुछ कमी रह गई है? फिर अभी इंटर भी है, उसको भी साइंस में कम हो गया है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कितने आपके मार्क्स आए हैं? 50.6। क्या कुछ करना है आगे? अभी तो इंटर करना होगा, लेकिन कुछ एम सेट किया है आपने? इंटर हो गया आपका? अच्छा, इंटर का बता रहे हैं आप। तो क्या एम सेट किया आगे, अभी क्या बनना चाहते हैं? कहीं इंट्रेंस देंगे? भैया हाई स्कूल में पास आउट हुए, कितने मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 90.8%। अच्छा, क्या कुछ बनना चाहती हैं आप अपने जीवन में? अभी तो मेरा एम प्रोफेसर बनना चाहती हैं। तो क्या कुछ पढ़ाई कैसी रही है आपकी, कितना मेहनत आपने किया? बोर्ड के लिए तो हर एक स्टूडेंट मेहनत करता है और मेहनत करना उतना इम्पोर्टेंट भी होता है। बाकी पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं तो मेहनत और ज़्यादा ईजी हो जाती है। जिसमें मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, स्कूल ने सपोर्ट किया है, सबके सपोर्ट की वजह से आज मेरा जो भी रैंक इतनी आई है वो उसी की वजह से। आपका क्या, कितने मार्क्स आए आपके? 90.8। 90.8। तो अपनी सफलता के पीछे किसको आप श्रेय देते हैं? मेन तो मेरे पेरेंट्स ही हैं, उसके बाद ये स्कूल है, सारे टीचर्स। कोई फेवरेट टीचर रहा हुआ? सर हैं तो सारे अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें कोई बात नहीं। तो आगे फ्यूचर में क्या करना है? सर देखिए अभी तक सोचे नहीं है। अभी कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं सेट किया आपने? कितने मार्क्स हैं आपके हाई स्कूल में? अच्छा, कैसा रहा ये मेहनत करके आपने अचीव किया होगा? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 7-8 घंटे। कहीं कोचिंग वोचिंग भी किया आपने कि ऐसे ही बस स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वही? विक्ट्री बना सब लोग, अभी आ गए भैया, विक्ट्री गाओ। हाँ मैम, खिलाई हाथ रखो यार। खिलाई मैडम। और तुम आगे आओ। बाकी लोग खाना पूरा खा जाओ। दो हाथ में ले लो।
है